हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज हम सीटेट जुलाई सन 2019 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हल करेंगे। पहले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक हो। एज ए टीचर आप क्लास 4 के स्टूडेंट को कौन सा टॉपिक देंगे जिस पर वो फ्रीली लिख सके। क्या वो सोशल इशूज़ रिलेटेड हो, या फिर वो नेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड हो, कौमी सालमियत से रिलेटेड हो, या फिर वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक हो, या फिर माहौलियाती मसाइल से मुताल्लिक हो। तो चूँकि क्लास 4 का स्टूडेंट है तो वो सोशल इशू के बारे में, कौमी सालमियत और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में क्या ही कुछ जानेगा। जो कुछ भी वो जानेगा वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानेगा और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है। तो हम क्लास 4 में पढ़ने वाले बच्चे को उसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक टॉपिक या मौजू देंगे। ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में यानी लैंग्वेज की जो इनफॉर्मल लर्निंग है उसमें कौन शामिल है। देखिए, ज़बान की तजर्बागाह जो लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है वो क्या होती है, फॉर्मल होती है। रस्मी तौर से उसमें हम ज़बान सीखते हैं। ज़बान का जो तरबियती मरकज़ होता है, लैंग्वेज का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ भी हम रस्मी तरीके से ज़बान सीखते हैं। स्कूल में भी उस्ताद की मदद से रस्मी तौर से ज़बान सीखते हैं। तो जब हम रस्मी तौर से ज़बान सीखते हैं तो वो ज़बान की आमोजिश होती है। हमें गैर रस्मी आमोजिश पूछा जा रहा है तो गैर रस्मी तरीके से हम घर पे ज़बान को सीखते हैं, नकल करके या अनुकरण करके, इमिटेशन के ज़रिए हम घर के माहौल में ज़बान को सीखते हैं, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन, ज़बान का इक्तिसाब कहते हैं। तो ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में घर का माहौल शामिल है। एक स्टूडेंट है, उसने कोई कहानी पहले से पढ़ रखी है, तो आप तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहेंगे तो उसकी आप क्या चीज़ चेक कर पाएंगे। उसकी ज़हानत आप चेक कर पाएंगे, उसकी समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, बोध, या फिर उसका तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन, या फिर उसका इमला। तो पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने से हम बच्चे की समझ को अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर उसने सही से समझा होगा तभी कहानी को दोबारा बयान कर पाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। लिखने में दिक्कत या परेशानी को, बहुत आसान सा सवाल है। लिखने में ये दिक्कत या परेशानी है तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। ग्राफ मतलब क्या होता है, जैसे लिखना, तो ग्राफ में डिस लगा दीजिए, डिसग्राफिया यानी लिखने में दिक्कत या परेशानी, तो वो हो गई डिसग्राफिया। और डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत या परेशानी होती है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में हम जोड़ घटाना भाग वगैरह करते हैं, तो इससे समझ लीजिए कैलकुलेशन से पहले डिस लगा दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया। ये क्या होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। बच्चा घड़ी का टाइम देख करके अंदाज़ा नहीं लगा पाता कितना बजा है, नंबर्स को वो जोड़ घटाने करने में उसे दिक्कत आती है। इस तरह के अगर मसाइल से बच्चा दो चार है तो उसको डिसकैलकुलिया है। लिखने में दिक्कत या परेशानी है तो डिसग्राफिया है। अगर बच्चे को डिसग्राफिया है तो उसको फाइन मोटर स्किल में, सूक्ष्म गतिक कौशल में, लतीफ़ हरकी महारत में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फाइन मोटर स्किल की मिसाल लिखना है, मोतियों में धागा डालना है, फूल पत्तियों में रंग भरना है, ये सब फाइन मोटर स्किल की मिसालें हैं। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है। क्या अहम है, मतन के मानी को समझना अहम है। अभी रिसेंटली हमने क्लास ली थी तो उसमें हमने लैंग्वेज स्किल में पढ़ना जब आपको बताया था तो उसमें बताया था कि पढ़ने का मतलब हरूफ की अदायगी नहीं होता है, बल्कि पढ़ने का मतलब होता है मतन के मानी को समझना। इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। आप अगर देखें राइट टू एजुकेशन एक्ट जो सन 2009 में
आया था उसमें इस बात की सिफारिश की गई कि क्लास 8 तक बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दो। साथ ही साथ हमारा आर्टिकल 350A है, उसमें भी ये बात कही गई है कि लैंग्वेज माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक़ है। साथ ही साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी मादरी ज़बान में तालीम देने की सिफारिश की गई है। और सबसे अहम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम मिलनी चाहिए, ये सिफारिश की गई है। तो ये सिफारिशात क्यों की जाती हैं कि बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए? क्योंकि इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देना इसका मकसद है, या फिर फितरी माहौल बेदार करना है, या बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते, या बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग़ देना है। तो जब हम बच्चों को मादरी ज़बान में पढ़ाते हैं तो बच्चे आसानी से सीखते हैं, सीखने में फितरीपन आता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हम जब बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने की सिफारिश करते हैं तो फितरी माहौल बेदार करने के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 बयानात दिए गए हैं, चारों को पढ़िए। पहला है कि पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। क्या ये आप कह सकते हैं? क्लास 1 का बच्चा कितने साल का होता है? 5 साल का। तो 5 साल का बच्चा अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा आप नहीं कह सकते। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, कम हेयर, गो देयर, ये सब उसको पता होता है मूवीज़ वगैरह, सीरियल वगैरह देख के। तो ये बात तो गलत हो गई। बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं। जब 1 साल का एक क्लास 1 में पढ़ने वाला 5 साल का बच्चा है, वो घर से अपनी मादरी ज़बान सीख के आया है और मादरी ज़बान उसके लिए ख़जाने से कम नहीं है। तो बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, ये बात कुछ हद तक सही है। जबकि बच्चे खाली स्लेट होते हैं स्कूल आते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और चौथे वाले ऑप्शन में तो रटाने की बात है, वैसे ही गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा बयान सही होगा? ऑप्शन 2 सही होगा। पहली जमात की ज़बानी किताब, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़्म और कहानी से शुरू हो रही है। पहले ही नज़्म है, फिर कहानी है, फिर जुमले हैं, फिर अल्फाज हैं, फिर अल्फ़ाबेट हैं। इस तरह से शुरू हो रही है। तो आप देख रहे हैं, पहले बड़ा है, फिर छोटा है, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो ऊपर से वो नीचे आ रहा है ना। तो ये कौन सा अंदाज़ नज़र है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी निसाबी किताब नज़्म और कहानी से शुरू होती है और बाद में हुरूफ़ तवज्जी आते हैं, तो इस अंदाज़ नज़र को हम ऊपर से नीचे का कहेंगे। जबकि इसका अपोजिट अगर रहेगा, पहले अल्फ़ाबेट हो, फिर जुमले हों, फिर कहानी और बाद में पोएम हो, तो उसको हम नीचे से ऊपर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले ही नज़्म और कहानियाँ हैं और बाद में हुरूफ़ तवज्जी और अल्फ़ाबेट हैं, तो ये ऊपर से नीचे का अप्रोच होगा। बच्चा पहली ज़बान कुदरती तौर पर, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी मादरी ज़बान है, तो हम अपनी मादरी ज़बान कैसे सीखते हैं? नेचुरली सीखते हैं, कुदरती तौर पर सीखते हैं। तो यहाँ पे सीखते हैं, बच्चा पहली ज़बान नेचुरली सीखता है, फितरी तौर से सीखता है, कुदरती तौर पर सीखता है, ये बात सही है। अगर यही आपसे पूछता कि स्किनर के मुताबिक बच्चा अपनी पहली ज़बान कैसे सीखता है, तब हम कह सकते थे नकल करके सीखता है। लेकिन यहाँ पे स्किनर या फिर वाइगोस्की या चॉम्स्की नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुदरती तौर पर बच्चा सीखता है, इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है? अभी 2 रोज़ पहले हमने लैंग्वेज स्किल की क्लासेस कराई हैं, उसमें रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल दोनों समझाई हैं। तो किसका शुमार वसूल करने की महारत में होता है? तो सुनना का और पढ़ना का, इनका शुमार वसूल करने की या अखज़ी महारत में होता है। उस्ताद सिफ़त की तारीफ़ बयान करने के लिए कहता है और कहता है बच्चों से कि कम एक खूबी बयान करो। ठीक है, उस्ताद सिफ़त की तारीफ़ तलबा से कम एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। कहता है कि ये राम है, ये सलीम है, ये दुआ है, ये अली है। अब इनकी एक एक खुसूसियत बताओ।
तो वो कहेगा राम ईमानदार है, सलीम अक्लमंद है, दुआ खूबसूरत है, अली बहादुर है। इस तरह से हर एक बच्चे की पहले खसूसियात टीचर ने पूछा और फिर बताया कि देखो किसी भी शख्स की खसूसियत को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिफत। तो टीचर ने क्या किया, पहले ही एग्ज़ाम्पल दे दिया और फिर उसी एग्ज़ाम्पल से रूल बना दिया। तो यहाँ पे इस तरीके को हम क्या कहेंगे, इस्तिक़राई तरीका, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि कहेंगे। अगला सवाल कि कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखते हैं, जिसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। स्कूल में, लैंग्वेज लेबोरेटरी में, लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर में हम टीचर की मदद से जब ज़बान सीखते हैं तो वो हमारी दूसरी ज़बान होती है। पहली ज़बान तो हम गैर रस्मी माहौल में घर पे ही सीख जाते हैं, तो उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में हम दूसरी ज़बान सीखते हैं। देखिए ये ऐसा सवाल है जिसके 2 ऑप्शन सही हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कौन कौन से 2 ऑप्शन सही हैं। उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। नए अल्फाज सिखाने हैं बच्चों को तो हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। जैसे ये मार्कर है, ये लैपटॉप है, ये किताब है, ये चॉक है, ये डस्टर है, ये मोबाइल है, ये एयरफोन है, ये ब्लूटूथ है। इस तरह से नए अल्फाज सिखाने के लिए टीचर उन चीज़ों को दिखा रहा है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं। हम सिर्फ अशिया की मदद से ही नए अल्फाज सिखा सकते हैं, गलत बात है। ये लफ्ज़ों की सही तलफ़ुज़ की तदरीस में माविन होता है, जी नहीं, ये नहीं कह सकते। चीज़ें अगर आप दिखाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप क्लासरूम की ज़िंदगी को रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, यानी तलबा जो हकीकी चीज़ें ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने में, रिलेट करने में और अपनी ज़बान में अदा करने में वो माविन होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। लेकिन चौथा वाला ऑप्शन भी सही है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे तलबा होते हैं, वो मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हकीकी अशिया दिखाते हैं ताकि वो उनसे आसानी से सीख सकें। तो इसलिए तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्यों लिटरेचर को शामिल करना चाहिए लैंग्वेज क्लासरूम में? ये मुस्तनद मत्न की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 का पहला वाला, ये जो दर्सियात में अदब शामिल होता है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, इस्माइल मिर्ठी की नज़में, ये सब मुस्तनद मतन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 150, ज़बान की क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है। कहानी सुनाने से क्या होता है, अखलाकियात की तालीम, तफरी होती है, टीचर को मौका मिल जाता है आराम करने का, या फिर ज़बान पूरी इकाई के तौर पर मौजूद है। जब हम कहानी सुनाते हैं तो लैंग्वेज पूरी एक इकाई के तौर पे मौजूद होती है। अगला सवाल देखिए, हमने ऊपर से नीचे जो अप्रोच है, टॉप बॉटम अप्रोच पढ़ लिया था। अब ये सवाल नीचे से ऊपर का है। देखिए क्या है सवाल कि पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब पहले हुरूफ़ तहज्जी से, फिर 2 हरफ़ी अल्फाज से, फिर 3 हरफ़ी अल्फाज से, फिर कहानियों से और फिर नज़मों से शुरू होती है। पहले ही अल्फ़ाबेट और नज़में बाद में हैं। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये बॉटम अप अप्रोच कहलाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। हमने अभी लिखने में दिक्कत या परेशानी क्या है पढ़ लिया, क्या था, डिस्ग्राफिया था। लेकिन पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं, पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं, और डिसकैलकुलिया ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? बच्चे को लिखना शुरू कराना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने, थिंकिंग करने और नए ख़यालात, नए आइडियाज़ को कलेक्ट करने, यकजा करने के लिए आप कहेंगे, या तलबा से किसी मौजू पे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कहेंगे? लिखते हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए, कॉपी करने के लिए कहेंगे, नेगेटिव हो गया। तलबा से मुख्तलिफ़ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहेंगे, या फिर तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहेंगे। तो ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए
हमें बच्चों को कहना चाहिए। बच्चों कुछ लिखना चाहते हो तो मौजू के बारे में गौर व फिक्र करो, अपने ख्यालात यकजा करो, फिर लिखो, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है, कैसे? बुनियादी तौर पर जो मादरी ज़बान होती है उसकी पहली ज़बान होती है, पहली ज़बान वो घर के माहौल से सीखता है, रस्मी माहौल में सीखता है उस्ताद की मदद से। रस्मी माहौल में तो ये उस्ताद की मदद से दूसरी ज़बान सीखी जाती है। सुनकर बच्चा सीखता है, घर वालों की मौजूदगी में गैर रस्मी तरीके से सुनकर पहली ज़बान बच्चा सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसूल करने की महारत हमने पढ़ा था, इसमें आपसे पूछा जा रहा है तख्लीकी महारत, यानी कि आपकी जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल या फिर जो प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल है वो कौन सी है। तो बोलना और लिखना, जब आप बोलते हैं तो जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं तो कागज़ पर जानकारियों को तख्लीक करते हैं। तो बोलना और लिखना तख्लीकी महारत है। तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करुणा, एक टीचर है करुणा, वो क्या करती है, फ़ैसला करती है कि उन्हें कुछ काम दे। नज़्म पढ़ा चुकी है, अब उनको कुछ होमवर्क देना है। तो बताइए इनमें से कौन सा काम वो बच्चों को देगी ताकि बच्चे उस काम में पूरी सरगर्मी से, पूरी गतिविधि से शामिल हो सकें। नज़्म पढ़ाने के बाद कौन सा काम बच्चों को देना चाहिए? बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहेगी, या बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ़ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहेगी? तो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहेगी। ऑप्शन 2 करेक्ट है। बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ ब हर्फ याद करने के लिए कहेगी नहीं, न ही नए अल्फाज की मदद से जुमले बनाने के लिए कहेगी, बल्कि ग्रुप में सवालात और जवाबात करने का मौका देगी। तो इससे बच्चे पूरी सरगर्मी से शरीक होंगे। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा बयान सही है? सीखने के हवाले से कौन सा बयान सही है? बच्चे सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, गलत। बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते नहीं, घर पे ही बच्चे मादरी ज़बान सीख चुके होते हैं, गलत हो गया। हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, बिल्कुल सही बात है। जब आप नोम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, नोम चॉम्स्की की थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये भी पूछता है लेडी का फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में चॉम्स्की ने क्या कहा कि बच्चों में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, उनके पास यूनिवर्सल ग्रामर होता है जिसकी मदद से बच्चे पैदाइशी तौर से ज़बान सीखने की सलाहियत लेके पैदा होते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। ज़बान सीखने के लिए 10 झेल में से कौन सबसे अहम है? तो TLM इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे अहम नहीं है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा अहम है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें तस्वीरें इस्तेमाल क्यों की जाती हैं? निसाबी किताब और असबाक में वजाती तस्वीर देने का रुझान, इसलिए ये निसाबी किताब को जाजिब अट्रैक्टिव बनाती है, इसलिए जी नहीं। तस्वीरें इसलिए दी जाती हैं ताकि बच्चे जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, जामिद तस्वुरात हैं, अमूर्त जो संप्रत्यय हैं उसे आसानी से समझ सकें। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो तअस्सुर, फीलिंग्स, भावनाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डिसलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने में दुश्वारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। मतन में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है? तो मतन के मानी को समझना, सिर्फ हरूफ की अदायगी करना, ये पढ़ना नहीं है, मतन के मानी समझना सबसे ज़्यादा अहम है। चलो, दूसरी जमात की उस्ताद है निशा, क्या कर रही है? तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग देने पे काफ़ी ज़ोर दे रही है, वोकैबुलरी बढ़ाने पे ज़ोर दे रही है। तो ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? कैसे बढ़ाएगी बच्चों का शब्दकोश? तलबा नए सबक पढ़ने से पहले तमाम अल्फाज याद कर लें तो याद करना नेगेटिव है। तलबा मौजूदा सियाक में
अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट नए अल्फाज की मीनिंग के बारे में अनुमान लगाएं, गेस करें। तो यही दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। नए अल्फाज की मीनिंग जानने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट गेस करना चाहिए, क्यास करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है, एक्टिंग करते हुए कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद वो कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान करें। तो वो क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है? वो सुनने की महारत चेक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, क्लासरूम में देखा होगा दीवारों पे तस्वीरें होती हैं। तस्वीरें क्यों होती हैं? ये क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, इसका मतलब ये होता है, या फिर उन तस्वीरों का मतलब होता है कि पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतल्लिक तहरीरी मवाद को दीवार पे चस्पा करना है। जी हाँ, जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उससे मुतल्लिक प्रिंटों से भरपूर माहौल आप दीवारों पे लगा देते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने 30 सवालात कर दिए पेडागोजी के हल। ठीक है, ये 30 सवाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे साबित इंशाल्लाह। क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लासेस फ़ायदेमंद नहीं हैं, फ़ायदेमंद हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके इम्तिहान के लिए। थैंक यू वेरी मच।